वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट क्लास में ये डिस्कस कर रहे थे कि ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टार्ट किए थे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसमें ये बात किया था कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो स्टार्टिंग इंजेशन से होती है, जो प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं इंजेशन यानी इनटेक ऑफ फूड। और ये इंजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से स्टार्ट होती है। और माउथ में हम लोगों ने दो बात पढ़ा था ओवरऑल, कि इसमें माउथ में क्या होती है, चर्निंग ऑफ, पहले मतलब इसको ब्रेक बोल सकते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, ब्रेक डाउन ऑफ larger particles into smaller particles, ये डिस्कस किया था। अब इसके बाद इसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चीज चाहिए हम लोग को? तो अंदर में माउथ में लगा हुआ है टीथ, और साथ साथ टेस्ट को लेने के लिए लगा हुआ है टंग। तो हम लोग लास्ट क्लास में इतना तक बोलकर छोड़ दिया था, और ये बात बोला था कि माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से ही हो जाता है। तो चलिए आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले बात, इसको फूड, लार्जर फूड पार्टिकल्स को स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए हम लोग को चाहिए होता है टीथ। तो हम लोग टीथ के बारे में बात करेंगे। तो अगर ह्यूमन टीथ की बात किया जाए तो हम लोग में कुछ टर्म पढ़ने को मिलेगा। क्या क्या चीज? जैसे हम लोग बोलते हैं डाइफोडोंट, बोलते हैं डाइफोडोंट। अब डाई मतलब क्या हुआ? दो, और डोंट मतलब होता है टीथ। मतलब हमारे लाइफ में दो बार टीथ का आना, इसी को बोलते हैं हम लोग डाइफोडोंट बोलते हैं। मतलब इसमें बोल सकते हैं क्या चीज, कि टू सेट्स ऑफ टीथ कम्स इन लाइफ, जिसको एक बार में जो बोलते हैं ना, मिल्क टूथ हुआ, फिर उसके बाद वो टूटता है तो परमानेंट टूथ आता है, तो उसको बोलते हैं डाइफोडोंट बोलते हैं। ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग कुछ एक्सेप्शनल बात करें तो मोनोडोंट भी होता है, मोनोफायोडोंट, मोनोफायोडोंट। अब मोनोफायोडोंट में क्या हुआ? जिसमें एक ही बार आता हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या आ गया? इसका एग्जाम्पल आ गया वेल। वेल भी जबकि मैमल है, हम लोग भी मैमल है, लेकिन वेल में एक ही बार आता है, इसलिए उसको मोनोफाइडोड बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से प्लेटिपस, प्लेटिपस सिंगल बार ही दांत आता है। ठीक है। तो ये एक तो टर्म हो गया हम लोग क्या चीज, डाइफोडोंट। वहीं पर जो दूसरा टर्म आता है, अभी हम सिर्फ टीथ के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरा जो टर्म आता है दैट इज कॉल्ड द थीकोडोंट, थीकोडोंट। अब ये थीकोडोंट क्या है? तो देखते हैं क्या, कि हमारा इस तरीके से दांत जो है, टीथ जो बना हुआ होता है, ये गम में क्या रहता है? डिपॉजिट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। ये हमारा हो गया गम, और गम में हमारा टीथ अंदर की तरफ इम्बेडेड रहता है। तो इसका मतलब थीकोडोंट का मतलब हुआ कि दिस टूथ इज दिस tooth is fixed in jaw bone, जॉ बोन में ये फिक्स रहता है, इसीलिए हम लोग इसको थीकोडोंट के टर्म से नवाजते हैं। ठीक है। वहीं पर जो तीसरा टर्म हम लोग पढ़ते हैं इसमें, कि हम लोग अपना टीथ को आईने में देखिए तो क्या देखते हैं कि डिफरेंट शेप का क्या रहता है, टीथ प्रेजेंट है। इसीलिए चूंकि डिफरेंट शेप का है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक टर्म यूज करते हैं, हेटेरोडोंट बोलते हैं। हेटेरोडोंट, हेटेरो का मतलब डिफरेंट, और डोंट मतलब जो टीथ बोल रहे हैं, तो मतलब डिफरेंट शेप का टीथ होता है। मतलब क्या बोल रहे हैं, ए टीथ अकर इन डिफरेंट शेप, डिफरेंट शेप। तो हम लोग क्या देखे, ह्यूमन के केस में डाइफोडोंट भी होता है, दो बार हम लोग के लाइफ में दांत आते हैं।
उसी तरीके से हम लोग का जो गम में फिक्स रहता है थीकोडोंट कहलाया, और हम लोग का जो टीथ है वो डिफरेंट शेप का होता है। कौन कौन शेप है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंट शेप का होता है, इसीलिए इसको हम लोग हेट्रोडोंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग हेट्रोडोंट में कौन कौन सा शेप का टीथ रहता है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए कि सबसे पहला जो शेप होता है दैट इज कॉल्ड द इंसीजर। इंसीजर, ठीक है। अब इंसीजर इसका शेप कैसा रहता है, आप सबसे आगे वाला जो दांत जो जिससे पकड़ते हैं कोई भी चीज पकड़ते हैं उसको बोलते हैं इंसीजर बोलते हैं। तो इंसीजर ये चैजल शेप का होता है, चैजल शेप। ठीक है, जैसे दांत पहला दांत सामने से आपको दिख रहा होगा इस तरीके से दांत जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड द चेजल शेप, इंसीजर। अब ये किसके लिए रहता है, तो इंसीजर फॉर कटिंग, ये काटने के लिए रहता है। ठीक है, वहीं पर जो दूसरा टाइप का जो टीथ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैनाइन, और ये कैनाइन जो हम लोग को दिखेगा सबसे अच्छा देखने का तरीका क्या है कि आप डॉग को देखिए, डॉग में देखिए साइड में दोनों तरफ एक लंबा सा नुकीला सा दांत, जैसे ये अगर मुंह है तो आगे से दो दांत इस तरीके से निकले तो इधर से एक पतला सा इस तरीके से दांत निकला हुआ रहेगा। जितने भी कार्निवोरस एनिमल प्रेजेंट रहते हैं उन सभी में निकला हुआ रहता है। तो इसको बोलते हैं कैनाइन टीथ बोलते हैं, ये हो जाएगा कैनाइन, ये जो दोनों हो जाएगा इंसीजर हो जाएगा। ठीक है, तो कैनाइन इज पॉइंटेड, ये पॉइंटेड हो गया, पॉइंटेड, लंबा है, लॉन्ग शेप। ठीक है, अब ये रहता किस लिए है, तो दिस इज फॉर किलिंग पर्पस, किलिंग एंड टीयरिंग, चीड़ फाड़ करने के लिए। कार्निवोरस एनिमल में ये सब प्रेजेंट रहता है, तो दिस इज कैनाइन। तीसरा जो है, अच्छा यहीं पर अगर हम लोग बोले कि हार्बीवोरस एनिमल जो कि घास फूस खाता है तो उसमें ये कैनाइन प्रेजेंट रहेगा, उसको जरूरत ही नहीं है कभी टीयरिंग के लिए, किलिंग के लिए, इसलिए उसमें एब्सेंट रहता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम लोग को जो तीसरा है प्रीमोलर एंड लास्ट वन इज मोलर। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं चिक बोन्स भी बोलते हैं, मोलर टीथ, जिसको हम लोग चिक बोन्स भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज चिक बोन, चिक टीथ। ठीक है, चिक टीथ बोलते हैं। अब ये रहता किस लिए है, तो दिस इज फॉर च्यूइंग, चबाने के लिए। ठीक है, तो ये अब किस तरीके से हमारे एडल्ट फेज में किस तरीके से टीथ अरेंज्ड रहते हैं, इसको बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं। तो थोड़ा हम लोग डेंटल फॉर्मूला के बारे में भी देख लें। डेंटल फॉर्मूला ऑफ टीथ, टीथ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ टीथ में क्या बोल रहे हैं, डाइफोडोंट बोल रहे हैं, याद रखिएगा डाइफोडोंट। डाइफोडोंट मतलब कि पहले एक मिल्क टीथ होगा फिर अडल्ट टीथ होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर पहले हम लोग मिल्क टीथ की अगर बात करें, मिल्क टीथ की, तो उसका फॉर्मूला क्या है 2102 बाई 2102। अब ये बोलिएगा कि कैसे ही इसको लिखा जाता है, तो देखिए ये हमारा मुंह है, माउथ, ये हमारा हो गया माउथ। माउथ के ऊपर भी दांत लगे हुए हैं, नीचे भी दांत लगे हुए हैं, इधर इधर इस तरह के दांत लगे हुए हैं। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है कि ये अपर वाला पार्ट यानी अपर जॉ हो गया, ये लोअर जॉ हो गया। ठीक है, लोअर जॉ हो गया, तो इसको बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट, हम लोग का बॉडी देखते हैं पूरा बाई एक प्लेन से हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यानी हमारा बॉडी है बायलैटरल सिमेट्री शो करता है। तो जैसा शेप इधर रहेगा वैसा ही शेप इधर रहेगा। तो एक शेप का यानी एक एरिया का इतने बार जगह एरिया को हम लोग ऊपर की तरफ में लिखते हैं, मतलब टू क्या हो गया
इंसीजर हो गया, 1 कैनाइन हो गया, प्री मोलर नहीं है, मोलर प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है? तो इस एरिया में 2 इंसीजर हो गया, यहाँ पर अगर इसी को अगर इनलार्ज करके देखें, इस एरिया को इनलार्ज करके देखें तो यहाँ पर हम लोग को 2 दांत हो गया इंसीजर, फिर 1 कैनाइन हो गया, फिर प्री मोलर अभी नहीं है जो बचपन में होता है, और लास्ट का जो दांत जो होता है मोलर वो हमारा आ गया। तो ये हो गया लोअर जॉ और ये हो गया अपर जॉ। तो इस तरीके से हम लोग में क्या देखे, टोटल अपर जॉ में 2 2 एंड 1 5 हो गया अपर एंड 5 हो गया नीचे जो लोअर जॉ में। तो 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर और 5 इस तरफ। तो टोटल हमको कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो टोटल हो जाएगा 20 टीथ हो जाएगा। यानी जो मिल्क टीथ की संख्या है वो 20 टीथ होता है। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग को, यहाँ पर जो हम लोग को जो दांत नहीं आ रहा है, टीथ नहीं दिख रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रीमोलर टीथ है ये प्रीमोलर का, ये हो गया इंसीजर, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर का टीथ होगा और ये होगा मोलर का। मतलब यहाँ पर प्रीमोलर नहीं आ रहा है। प्रीमोलर कब आएगा? तो अडल्ट में देखते हैं। अब अडल्ट की अगर बात करते हैं, अडल्ट टीथ की बात करते हैं, तो अडल्ट टीथ का क्या है? 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। इसका मतलब यहाँ पर ये जो प्रीमोलर है, इस प्रीमोलर टीथ हम लोग को लाइफ में एक बार आता है। मतलब ये कितना हो गया? अगर इतने को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो हम लोग को 32 टीथ हो जाते हैं। तो मतलब ये 2 ऊपर 2 नीचे, और दोनों तरफ मिलाएंगे तो हम लोग को हो जाएगा 4 दूनी 8। मतलब टोटल 8 प्रीमोलर टीथ आर मोनोफाइडोंट। मोनोफाइडोंट एक बार हमारे लाइफ में आएगा। ठीक है, ठीक है। और अगर इसमें यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मोलर तो यहाँ पर 2 ही है मिल्क टीथ में, और यहाँ पर एडल्ट जब हम लोग होते हैं तो हमारे में 3 मोलर टीथ हो जाते हैं। तो मतलब एक इसमें से, यानी एक मोलर टीथ इज ऑल्सो मोनोफाइडोंट टीथ। तो ये डेंटल फॉर्मूला समझ में आ गया है सभी को? जैसे हम माउथ को इस तरीके से स्क्वायर बनाते हैं तो क्या हो गया, हम लोग बाइसेक्ट करते हैं पूरे बॉडी को, तो इस तरीके से बाइसेक्ट करते हैं। और ये मुंह तो हमारा खुला हुआ है, तो मतलब ये एक सेट, एक इधर भी दांत है, इधर भी दांत है, इधर भी दांत है, इधर भी दांत है। हम लोग एक सेट को, इतना को हम लोग डिपिक्ट किए हैं यहाँ पर। कैसे? ऊपर वाले में कितना हो गया? तो 2 1 2 3, और नीचे वाले में हम लोग कितना है इस वाले में? तो 2 1 2 3। मतलब ऊपर में 2 ये इंसीजर हो गया, 1 कैनाइन हो गया, 2 प्रीमोलर हो गया और लास्ट का 3 मोलर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। इसमें कितना हो गया? 3 2 5 2 7 और 1 8। इसमें हो गया 8, इसमें हमारा हो गया 8, नीचे भी उतना ही है। और चूंकि इतना से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारा हो जाएगा 32। मतलब क्या बोल सकते हैं कि यहाँ भी 8 हो गए, यहाँ भी 8 हो गए, यहाँ भी 8 हो गए और यहाँ भी 8 हो गए। मतलब टोटल हम लोग को एडल्ट केस में 32 टीथ होते हैं। और इस तरीके से लिखते हैं, जिसको हम लोग डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग टीथ का क्या देखे? डेंटल फॉर्मूला देख लिया। और टीथ का काम क्या है कि वो कटिंग के लिए यूज होता है। अब अगर हम लोग बात करें कि माउथ में एक और ऑर्गन प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टंग बोलते हैं। और टंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। कैसे भाई? टू टेस्ट दी फूड। फूड को टेस्ट करने के लिए हम लोग टंग इस्तेमाल करते हैं। तो टंग है क्या? इसमें तो कोई हार्ड एंड ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। मतलब दिस इज मस्कुलर है, मतलब दिस इज मस्कुलो सेंसरी, सेंस करता है, इसलिए इसको हम लोग मस्कुलो सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं।
ठीक है, ये अपने आप काम करता है। मेरे ये वॉलेंटरी काम करता है, इनवॉलेंटरी नहीं है, हमारे चाहत पर ये काम करता है, इसलिए ये ऑर्गन वॉलेंटरी ऑर्गन है। क्योंकि इसके पास कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए टंग ग्लैंडुलर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर शो करता है। और ये प्रेजेंट कहां पर है टंग? तो दिस इज प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ माउथ। फ्लोर ऑफ माउथ, माउथ का नीचे वाले पार्ट में प्रेजेंट है, तो फ्लोर ऑफ द माउथ हो गया। अब अगर हम लोग बात करें, जैसे ये टंग की बात कर लिए, तो टंग में देखे होंगे क्या चीज कि टंग में हम लोग को टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं या टेस्ट करते हैं। को क्या क्या टेस्ट करते हैं? तो सॉल्टी, स्वीट्स, ये सब टेस्ट करते हैं। तो ये आगे वाला पोर्शन जो है, दिस पोर्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वीट। इसके अलावा इन सभी दोनों तरफ साइड्स में सॉल्टी टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद पीछे में ये दोनों तरफ सॉल्ट टेस्ट के लिए, खट्टा के लिए, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला पोर्शन में हम लोग को टेस्ट क्या करते हैं? बिटर टेस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इतना टेस्ट करते हैं। लेकिन अब अगर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्स में देखेंगे कि अगर ये टेस्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट है, तो टेस्ट बर्ड्स इसके पास प्रेजेंट रहता है, मतलब हैव टेस्ट बर्ड। अब टेस्ट बर्ड की बात करते हैं, तो ओवरऑल अब ये डायग्राम आपका नॉर्मल सिर्फ टेस्ट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है उसके लिए है। और अगर थोड़ा सा और डीप में चलेंगे टंग के बारे में, तो उसका डायग्राम कुछ डिफरेंट होगा। इतना को डिलीट करते हैं। तो टंग कैसे है? तो टंग को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। टंग में दो पार्ट होता है। एक जो पार्ट होता है इस तरीके से जुड़ा हुआ पीछे रहता है, तो एक पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फेरेंजियल पार्ट। फेरेंजियल पार्ट इसलिए तो चूंकि ये फेरेंज से जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से हमारा टंग प्रेजेंट है, जो कि इसको एंटीरियर पार्ट बोलते हैं। ये वाला पार्ट हो गया आगे का एंटीरियर पार्ट। और एंटीरियर पार्ट से ही हम लोग क्या करते हैं? टेस्ट लेते हैं, एंटीरियर पार्ट। और इसको हम लोग बोल सकते हैं ओरल पार्ट बोल सकते हैं, ओरल पार्ट, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इस एंटीरियर पार्ट में, इस एंटीरियर पार्ट में या ओरल पार्ट में हम लोग को टेस्ट बर्ड प्रेजेंट रहते हैं। और ये टेस्ट बर्ड कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? तो पैपिली के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर तीन टाइप का पैपिली प्रेजेंट रहता है। कौन कौन सा? तो इस एरिया के पास में जो एक पैपिली प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं सरकम सरकमवैलेट सरकम सरकमवैलेट पैपिली बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा बीच में इस तरीके से ये टीथ का बीच वाला पार्ट है, यहाँ पर कोई टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं रहता है। इसलिए तो देखे होंगे कि बीच में कोई टेस्ट हम लोग नहीं दिखला है। तो बीच वाले में जो पैपिली प्रेजेंट रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म पैपिली बोलते हैं, ठीक है। और ये सबसे आगे वाले पार्ट में इस तरफ में हम लोग को कुछ टेस्ट बर्ड प्रेजेंट रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैपिली, जिसको हम लोग बोलते हैं फंगीफॉर्म पैपिली बोलते हैं, फंगीफॉर्म पैपिली, ठीक है। तो इस तरीके से, अच्छा, इन सभी में अगर हम लोग बात करें, जैसे सरकमवैलेट पैपिली की बात करते हैं, तो इसमें हम लोग को 200 टेस्ट बर्ड प्रेजेंट रहता है एक पैपिली में। जैसे ये एक पैपिली हो गया, यहाँ पर एक पैपिली हो गया, तो एक में 200 पैपिली प्रेजेंट रहता है, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट रहता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे फिलीफॉर्म एप्ली में, तो इसमें तो हम लोग क्या बात किए कि इसमें कोई टेस्ट बर्ड नहीं है, नो टेस्ट बर्ड एट ऑल, इसमें कोई टेस्ट बर्ड नहीं है, ठीक है। और वहीं फंगीफॉर्म पैपिली में 8 से 10 टेस्ट बर्ड प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि जो एंटीरियर पार्ट ऑफ योर टंग होता है, वो क्या करता है? वो
टेस्ट टेस्ट करने के लिए, फूड को टेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो अब अगर हम लोग बात करें कि इस टंग का काम क्या होगा, तो काम हम लोग देख लिए क्या चीज। सबसे पहले जो हम लोग अगर फंक्शन की बात करें, फंक्शन ऑफ टंग, तो इसकी एक बात तो कर लीजिए सर फीलिफॉर्म नहीं निकलता। है जी। फीलिफॉर्म कभी नहीं निकलता। फिलीफॉर्म पैपली, फिलीफॉर्म पैपली सेंटर में रहता है बिल्कुल, जैसे टंग आप जब देखिएगा मिरर के सामने देखिए, बीच में देखिएगा कि कुछ भी आप रखिएगा, एक अगर टुकड़ा रखिए सॉल्ट का या चीनी का, एक छोटा वाला क्यूब रखिए, आपको टेस्ट नहीं नजर नहीं आएगा। मतलब वहां पर फिलीफॉर्म पैपली तो है, बट उसके पास कोई टेस्ट बड नहीं रहेगा, और इसीलिए वहां पर आपको कोई टेस्ट नहीं लगेगा। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ टंग की। तो सबसे पहला जो हम लोग क्या देखें, तो ये टेस्ट। सर तो वो परमानेंट रहता है। हाँ, ये परमानेंट रहेगा। चलिए, तो सबसे पहला टंग का फंक्शन क्या हुआ कि इन टेस्ट ऑफ फूड, ये फूड को टेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, दूसरा काम क्या रहता है, तो अब फूड हम लोग माउथ में लिए हैं, तो क्या करते हैं, जब खाना चबा रहे होते हैं, जब ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्जर पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, तब क्या करते हैं हम लोग, टंग उसको इस तरफ से उस तरफ उलटते पलटते रहता है। मतलब क्या इसको बोल सकते हैं कि मिक्सिंग ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ फूड किसके साथ मिक्स करेगा, तो हम लोग के माउथ में प्रेजेंट रहता है सलाइवा, तो यानी मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा, सलाइवा के साथ वो मिक्स करेगा। तीसरी बात क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए हम इतने देर से बोल रहे हैं, और बोलने में हम लोग को टंग भी इधर उधर फ्लक्चुएट होता है, मूव करता है। मतलब कि इन स्पीच डिलीवरी, इन स्पीच डिलीवरी। और नेक्स्ट काम क्या करता है टंग, तो कभी कभार जब खाना लंच डिनर करते होंगे, तो कभी कभार कुछ फंस जाता है, टीथ के बीच में आ जाता है, तो हम लोग जीभ से ही उसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं। मतलब ब्रशेस द टीथ, इतना काम हम लोग को टीथ करता है, ये टंग करता है। ठीक है, यानी सबसे पहले टेस्ट, फूड को टेस्ट करेगा, फिर सलाइवा के साथ मिक्स करेगा, फिर स्पीच देने में ये हेल्प करेगा, और उसके बाद टीथ को क्लीन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया है। तो अब क्या होता है कि ये जो टंग हो गया और हमारा जो टीथ हो गया, इन सभी के बाद फूड मिक्स होकर कहाँ पर जाएगा, इसके बाद जाएगा फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स, हम लोग पूरा पाथवे हम लोग देख लिए थे लास्ट क्लास में, तो फेरिंग्स के पास जाएगा। फेरिंग्स के पास, अब ये फेरिंग्स क्या है, तो फेरिंग्स एक, जैसे ये हमारा माउथ है, तो माउथ होने के बाद फिर ये एक जगह आएगा, कॉमनली सब जगह एक जगह फूड आएगा। तो ये जो फनल शेप का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये देखिए एक फनल शेप का जो स्ट्रक्चर, यानी एक, जिसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ लार्जर पार्ट से एक स्मॉलर पार्ट्स में आ रहा है, जो फनल शेप का बन रहा है, इसी को हम लोग फेरेंक्स बोलते हैं। ठीक है, तो फेरेंक्स इज ए फनल शेप, फनल शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, ये काम क्या करता है, तो दिस इज, अगर इसकी लेंथ की बात करते हैं, तो दिस इज अराउंड 12 सेंटीमीटर लॉन्ग वर्टिकल कैनाल, वर्टिकल कैनाल। अब ये देख रहे हैं क्या, ये कॉमन पैसेज है, यहाँ से फूड भी आएगा, और ऊपर से नाक प्रेजेंट है, तो यहाँ से एयर भी आएगा, तो यानी दिस इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो यहाँ पर हम लोग फेरेंक्स में लिख सकते हैं कि दिस इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर और विंड। ठीक है, तो ये हमारा फेरेंक्स हो गया। फेरेंक्स से अब, अच्छा, अभी फेरेंक्स में हम लोग को अगर इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं, तो फंक्शन क्या है,
कि इसमें हम लोग ग्लॉटिस और इपिग्लॉटिस की बात नहीं करेंगे, जबकि फायरेंक्स में यहीं पर हम लोग को ग्लॉटिस भी रहता है और इपिग्लॉटिस भी रहता है। चलिए हम लोग ये भी बात करने थे, चलिए फंक्शन से, नहीं तो फिर कंफ्यूजन कहीं हो जाए। चलिए तो हम लोग एक बात कर लेते हैं, क्या चीज, कि इसी फायरेंक्स में आगे जाकर ये सेपरेट होता है, एक विंड पाइप में, एक फूड पाइप में। ठीक है, तो विंड पाइप में, जिसको हम लोग साउंड बॉक्स एक लैरिंक्स बोलते हैं, तो ग्लॉटिस एक टर्म आता है, ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स। और लैरिंक्स को हम लोग और क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, साउंड बॉक्स। तो इस ओपनिंग को ग्लॉटिस बोल रहे हैं। अब अगर इसमें फूड चला जाए तब तो ये हजार्डियस हो जाएगा, इसमें जाना चाहिए विंड। तो इसीलिए इसको रोकने के लिए कवर रहता है, यानी ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय ए membrane like structure called epiglottis। उसको हम लोग epiglottis बोलते हैं। ठीक है, यानी epiglottis membrane ये बना किसे, कार्टिलेज का बना हुआ। तो अब ये जो फायरेंक्स है उसके अगर हम लोग फंक्शन की बात करते हैं तो ये इसका काम क्या है, तो इट हेल्प्स इन swallow of food and air। ये एयर और फूड को स्वेलो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है फायरेंक्स। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे कि अब ये तो सिर्फ स्वेलो कर दिया, अब उसके बाद क्या कनेक्टेड रहता है, तो फायरेंक्स से कनेक्टेड है हमारा, कि फायरेंक्स इज कनेक्टेड विद किसके साथ, ओसोफेगस के साथ कनेक्टेड रहता है, एसोफेगस। तो अब हम लोग बात करेंगे, एसोफेगस की बात करेंगे। तो एसोफेगस के अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दिस इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, दिस इज नैरो एंड मस्कुलर, स्ट्रेट ट्यूब प्रेजेंट है, स्ट्रेट ट्यूब। दिस एसोफेगस इज कनेक्टेड विथ क्या चीज, कनेक्टेड विथ स्टोमक। ये स्टोमक से कनेक्टेड रहता है। अब अगर इसकी इंटरनल सरफेस की बात करते हैं तो इसकी इंटरनल सरफेस एक स्क्वैमस एपिथेलियम से घिरा हुआ रहता है। स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग लास्ट 9th क्लास में ही हम लोग पूरा देखे हुए हैं, तो ये सब याद रहना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि इट इज लाइन विथ stratified squamous epithelium एंड अब क्या है, अब इसमें म्यूकस प्रेजेंट रहेगा। तो इट इज लाइंड विथ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम एंड फाउंड मोर म्यूकस प्रेजेंट रहेगा। म्यूकस इज द म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस, चिपचिपा पदार्थ रहता है जिसको म्यूकस बोलते हैं। ठीक है, तो ये काम क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। एसोफेगस में होगा क्या, तो इसमें होगा मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम फायरेंक्स टू स्टोमक। ये स्टोमक के साथ के तक फूड को ले जाएगा। तो मूवमेंट कैसा होगा, यहाँ पर मूवमेंट होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा। अब ये बोलिएगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, तो जैसे ये एक ट्यूब है, अब यहाँ पर बोलस आया। बोलस किसको बोल रहा है, तो जो फूड, इसको बोल दिए बोलस। बोलस किसको बोल रहे हैं, तो फूड प्लस सलाइवरी अमाइलेज, यानी सलाइवरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन है उसके साथ पूरा मिक्स हो गया, सलाइवा के साथ मिक्स हो गया, उसको हम लोग बोलस बोल दिए।
तो ये तो हमारा मसल्स है, दोनों तरफ क्या लिखे, मस्कुलर स्ट्रेट ट्यूब है। तो इसके पास जैसे ही फूड आया तो ये वाला तो हो जाएगा, डायलेट कर जाएगा यहाँ का मसल्स, और ये नैरो डाउन रहेगा, और ऊपर से ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा मसल्स। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये फूड पार्टिकल्स नीचे की तरफ मूव होगा। लेट सपोज ये यहाँ पर आ गया फूड पार्टिकल्स, यानी बोलस पार्टिकल आ गया। उसके बाद फिर से ये ट्यूब अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जिसके कारण प्रेशर डेवलपमेंट होगा, तो ये बोलस नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, और इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने के बाद आ गया किसके पास, स्टोमक के पास। तो अब हम लोग बात करेंगे, स्टोमक की बात करेंगे। तो स्टोमक, अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम पहले थोड़ा सा छोटा सा बना देते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हमारा स्टोमक है। ठीक है, हम लोग अभी थोड़ा सा एसोफेगस की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया एसोफेगस, और ये हमारा हो गया स्टोमक। तो स्टोमक से जब एसोफेगस कनेक्ट होता है तो इस जगह पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट रहता है। स्फिंक्टर का मतलब होता है एक वाल्व की तरह, एक उसको चेक करने के लिए एक वाल्व प्रेजेंट रहता है, जिसको स्फिंक्टर बोलते हैं। और इस स्फिंक्टर का नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी esophagus is connected with the stomach, but the food is regulated from the esophagus to stomach is guarded or regulated by cardiac sphincter। ठीक है, अब इसका काम क्या है कार्डियक स्फिंक्टर का, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि it checks the backflow of the food। it checks the backflow ऑफ फूड। क्यों जरूरी है बैकफ्लो, यहाँ पर ये भी सोचिए, बैकफ्लो को रोकने के लिए, मतलब यहाँ पर जो फूड आ चुका है इसको फिर से एसोफेगस में जाने से रोकने के लिए यहाँ पर कार्डियक स्फिंक्टर की एक रिक्वायरमेंट रहती है, उसको रोकता है। क्यों रोकेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टोमक में जो फूड आएगा ये एसिडिफाइड हो जाएगा, और एसिडिफाइड हो जाएगा तो ये अगर एसिड्स ऊपर वाले एसोफेगस पार्ट में जाएगा तो हो सकता है यहाँ पर का जो सेल्स है, यहाँ पर का जो लाइनिंग है उसको डिग्रेड करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर का पीएच हाईली कंसंट्रेटेड होता है, तो जिसके कारण दिक्कत हो सकता है। इसीलिए इसको बैकफ्लो को रोकने के लिए जब कभी आप वॉमिटिंग आता होगा तो देखिए कि माउथ जो है वो जलने लगता है, इसलिए यहाँ पर से लिटिल अमाउंट में जो पीएच वेस्ट जो फूड होता है वो इंटर कर जाता है आपके एसोफेगस में, और माउथ के थ्रू जब निकलेगा तो वो जलन महसूस करता है, क्योंकि वहां पर से जो स्टोमक से जो फूड आ रहा है वो हाईली एसिडिफाइड फूड्स आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर एसोफेगस के जब एंट्री होती है स्टोमक में तो एक गार्ड से एक वाल्व के थ्रू रोका जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। क्लियर है?